हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। शुभम कुमार फ्रॉम सी एजुकेशन। और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पॉवर्टी। इकोनॉमिक्स का आपका एक चैप्टर है पॉवर्टी यानी गरीबी। इसकी हम फटाफट से कट टू कट रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर में खास बात क्या है वो ये कि इसके अंदर काफी सारी टेक्निकल टर्म्स है। पॉवर्टी की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, लाइक और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। प्रॉब्लम बच्चे के साथ क्या आती है, वो इनमें काफी ना बारीक फर्क है, मतलब एक बराबर बीच में लाइन है, थोड़ा सा फर्क है, बहुत ही बारीक बारीक फर्क है इनके बीच में। सो आज मैं आपको कुछ मेमोनिक से, कुछ नॉर्मल यूज होने वाले डायलॉग से समझाऊंगा इन सब का मतलब, ठीक है। सो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं रिवीजन की बातें। तो गाइस करते हैं फटाफट से रिवीजन। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की बहुत ही कट टू कट रिवीजन करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर चीज कवर करी है आईसीआई मॉड्यूल में से। अब इस वीडियो के अंदर जिस चीज का डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी चीज मैंने डिस्कस नहीं करी है या मैंने छोड़ दी है, तो उसको आप एक बार आईसीआई मॉड्यूल में से क्विकली रीड करेंगे। मतलब बस वो एक बार आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस पैराग्राफ में किस चीज को लेकर बातचीत हो रही है, ठीक है गाइस। बस मैं इतना ही चाहता हूं आप लोगों से। सबसे पहले बात करते हैं पॉवर्टी की। तो पॉवर्टी जो है वो दो तरह की होती है बेसिकली, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन सी होती है? जो सच में गरीब हैं, मतलब जो लोग सच में गरीब हैं। और रिलेटिव पॉवर्टी जो अमीर होकर भी गरीब हैं, जो अमीर होकर भी गरीब है। मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, यानी जो सच में गरीब की स्पेलिंग क्या होगी? गरीब है, ओके ठीक है। तो सच में गरीब है कि दो फोटो है, मतलब फोटोज तो जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि क्या होता है इसका मतलब। सो पॉवर्टी की डेफिनेशन ये है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है पॉवर्टी की। वो ये कि एक मिनट, अ पर्सन हु फेल्स टू रीच मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन आर रिगार्डेड एज पुअर। मतलब जो बंदा, मतलब जो भी पर्सन, अगर वो अपनी बेसिक चीजों को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। बेसिक चीजें से यहाँ पे क्या मतलब है? मिनिमम कंजप्शन से यहाँ पे मिनिमम कंजप्शन का क्या मतलब है? जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर। एक पिक्चर है पुरानी, अपने मम्मी पापा से पूछना, मतलब मेरे घर में इसका डिस्कशन थोड़ा चल रहा था इसलिए याद है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। तो इंसान के पास अगर रोटी कपड़ा मकान है तो वो गरीब नहीं है। ऐसा सरकार नहीं, ऐसा ये बात सच है कि अगर इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान है तो वो गरीब नहीं है। तो फूड, क्लोथ, शेल्टर जिसके पास है, मतलब अगर वो अपना मिनिमम कंजप्शन रीच कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? जो अमीर होकर भी गरीब है। मतलब रेडमी 4 ले लिया भाई साहब, अरे यार गरीब है हम, आईफोन लेना है, आईफोन नहीं, हम तो गरीब है। आईफोन लेना है, हम तो गरीब है। i10 ले ली भाई साहब, i10 है भाई साहब, नहीं भाई ऑडी की R8 लेनी है, हम तो गरीब है। ऑडी की R8 लेनी है, हम तो गरीब है। दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। जो अमीर होकर भी गरीब है, जो अमीर होकर भी गरीब है। आगे का छोड़ो, ठीक है। अब नेशनल सैंपल सर्वे जो है हमारा NSSO वाले, ये लोग उठाते हैं पॉवर्टी का डेटा, मतलब पॉवर्टी का सारा डेटा ये लोग उठाते हैं। यही लोग मेजर करते हैं इंडिया में अलग अलग मेजर से, जो कि आपके हैं आई थिंक MRP मेथड है ना, और एक UIC मेथड है, वो दे रखा है। उसका एक बार आप क्विक रीड कर लोगे, ठीक है। फिर कॉजेस। अब कॉजेस का आप लोग सोच रहे होंगे मैं रिवीजन भी करवा रहा हूं, प्लस मैंने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं रखी, क्योंकि क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, इसमें से कौन सा इकोनॉमिक पॉवर्टी का कॉज नहीं है या कौन सा है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। और एक बार क्विक रीड कर लोगे, एक बार सिर्फ रीड कर लोगे, जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर, इनका एक्सप्लेनेशन। और कहां से करोगे? ICAI मॉड्यूल से। अब मैं आपसे ये नहीं कहता, अगर आपने अपनी कोचिंग की बुक ज्वाइन, मतलब रेफर कर रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, अगर आपको वहां की लैंग्वेज समझ आ रही है वो यूज कर लो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं ICAI। लेकिन मेरी प्रेफरेंस के ऊपर मत जाना। अगर इसको फॉलो, जो भी फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोचिंग की बुक फॉलो कर रहे हो तो कोचिंग करना, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं
और मेरा ये मानना है कि कम से कम एक बार आईसीआई की बुक पढ़ना जरूरी है। सो 3 कॉज होते हैं, एक इकोनॉमिक कॉज, एक पॉलिटिकल और सोशल, और एक होता है अदर। मैं इनके ऊपर चर्चा बिल्कुल नहीं करने वाला एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम शुरू करे हुए हैं, देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम शुरू करे हुए हैं जिससे आपकी गरीबी कम हो, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं जिससे वो गरीबी को दूर कर रही है। क्या है वो स्टेप? सबसे पहला स्टेप मनरेगा, इसको मनरेगा कहता हूं मैं, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी, मैं कोई ब्लैक पेन ले लूं, हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। नोटिफाइड कब हुई थी? 2006 में। बच्चों नोटिफाइड और ऑपरेशन में फर्क होता है। नोटिफाइड का मतलब होता है कि इसको बता दिया गया था हाँ ये लागू होगी, एप्लीकेशन या ऑपरेशन में अभी नहीं आई, और 2006 में इसको सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में लाया गया था, मतलब कि कुछ गिनी चुनी जगहों पर, 2008 में इसको पूरी कंट्री यानी पूरी इंडिया में फैला दिया गया। उसके बाद इसका जो एम था वो क्या था कि कम से कम 100, यहां पे डेज नहीं लिखा हुआ है, कम से कम 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोज दिहाड़ी मजदूरी कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट को, दिहाड़ी मजदूरी प्रोवाइड करवाएगा आपको। और 2013-14 में इससे 4 करोड़ 78 लाख यानी 4.78 करोड़ और 4,78 लाख परिवारों के चूल्हे जले, परिवारों को रोजगार दिया गया। तो ये छोटा सा डेटा है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें पूछ लेते हैं वो ये कि मनरेगा क्या है, कब नोटिफाई हुई थी, इस तरह की चीजें से छोटी छोटी आ सकती हैं, इसलिए मैंने इतनी डिटेल इसमें रखी है। अब SJSY शहरी ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ओके, कब आई? 999 में आई, 1999 में। जरूर एम क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाएगी, एम क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाएगी। वो क्या ला रही है? ये एम्प्लॉयमेंट ला रही है और ये बिजनेस करने के लिए प्रमोट कर रही है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ला रही है, ठीक है। और 2013-14 में मोर देन 4.78 लाख, बस इस चीज इसका ही फर्क है दोनों में, यहां करोड़ है और यहां लाख है, परिवारों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी गई। अब इसको क्या कहते हैं? आजीविका भी कहते हैं। सो आजीविका का दूसरा नाम पूछ सकता है आपसे पेपर में, ठीक है। तीसरा है SGSRY मतलब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ओके, कब आई? केम इनटू ऑपरेशन, देखो सर यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड, नोटिफाइड और केम इनटू ऑपरेशन, तीनों में फर्क है, मतलब ये दो सेम है, इसमें फर्क है नोटिफाइड में। कब आई? दिसंबर 1997 में आई। एम क्या था? एम था कि अर्बन सेक्टर को, मतलब शहरी जो एरिया है उसको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दे, ठीक है। 2013-14 में लगभग 8 लाख लोगों को इससे फायदा मिला, और अब इसको NULM यानी कि मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, कुछ 2 पॉइंट बुक के अंदर मिल गए थे, लिख दिए मैंने इसलिए। एवरी 6 पर्सन इन इंडिया इन द वर्ल्ड इज इंडियन, मतलब वर्ल्ड का हर छठा इंसान इंडियन है, और वर्ल्ड का हर तीसरा गरीब आदमी भी इंडियन है, वर्ल्ड का हर तीसरा गरीब आदमी भी इंडियन है। छोटी सी बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम ले रहे हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीधा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास का रेस्ट हिस्सा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आती है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पता है ना आपको क्या होती है? मतलब काम नहीं है बंदों पे करने के लिए। सो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन से होती है? ऐसे लोग जो खुद से काम नहीं करना चाहते, ऐसे लोग जो खुद से काम नहीं कर चाहते, ये धरती पे बोझ होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये लोग खुद से काम नहीं करना चाहते, मतलब इनकी खुद की मर्जी, हम काम करेंगे ही नहीं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होती है जो टेम्पररी इन नेचर होती है, मतलब टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है। वो क्यों है भाई? कुछ वर्कर्स, सम वर्कर्स आउट ऑफ वर्क व्हाइल चेंजिंग देयर जॉब। फॉर एग्जांपल ये हमारा बंदा है, इसको जॉब चेंज करनी है। सो पहले तो ये एक जगह से रिजाइन देगा, ठीक है। फिर इसने जॉब सर्च करी, थोड़ा सा बुद्धू था ना, छुट्टी लेके नहीं करी, रिजाइन देके जॉब सर्च कर रहा है। फिर इन्हें जॉब सर्च करी, फिर इसको जॉब मिल गई एक जगह पे।
सो ये जो पीरियड है जॉब सर्च का, इसमें वो अनएम्प्लॉयड हो गया होगा। बस इस अनएम्प्लॉयड पीरियड को जितने टाइम के लिए रहा उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके गाइस, ओके। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है गलती से, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के लिए वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। नेक्स्ट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट ठीक ही है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बाकी समय के लिए आपको नहीं मिल रहा। ठीक है। ये होता है जैसे बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रही है कोई छोटी मोटी, या कुछ भी है, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसमें अगर जो हम लोग हायर कर लेते हैं, लेबर हायर कर लेते हैं, तो वो कैजुअल लेबर होती है, वो कैजुअल लेबर होती है। ठीक है। तो जितने टाइम के लिए बिल्डिंग बनेगी उतने टाइम के लिए उन पे काम है, उसके बाद उनके पास काम नहीं है। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वो होती है पर्टिकुलर सीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत लोगों के बड़े बड़े खेत होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, तो जब भी कटाई का टाइम आता है ना, कटाई के टाइम पे ही स्पेशली वो लोग लेबर हायर कर लेते हैं कटाई के लिए, या बुआई का जब टाइम आता है तो वो लेबर हायर कर लेते हैं। तो ये इनके बाद लेबर के पास काम कब आएगा? जब हार्वेस्टिंग पीरियड आएगा। बस हार्वेस्टिंग पीरियड पे इन पे काम होगा, उसके बाद काम नहीं होगा। और हार्वेस्टिंग पीरियड ज्यादा से ज्यादा किसी एक बड़े खेत का 3 से 4 दिन का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ओके। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अकर्स व्हेन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल्स, इसको मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो गिर गई, मतलब उसकी डिमांड जो है अब लोग उसे इतना डिमांड नहीं करते। उससे क्या होगा? आप लोगों ने माइक्रो में पढ़ा है, डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर डिमांड फॉल करे, मतलब डिमांड अगर फॉल कर रही है तो प्राइस गिर जाएंगे। हाँ या ना भाई? यहां प्राइस है, अगर आपको दिक्कत है तो कोई उसकी डिमांड कम होने की वजह से उसके जो प्राइस हैं वो गिर गए। अब एक बात सोचो, आप प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस गिर जाएंगे तो आप उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दोगे। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दोगे तो अल्टीमेटली मार्केट में उसकी सप्लाई गिर जाएगी। सप्लाई गिरने से क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट क्रिएट होगी, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि हमने मान लो प्रोड्यूसिंग के लिए जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करी हुई है, लोग उसे विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। अब विड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कैसे? जब आप अमाउंट विड्रॉ करनी शुरू हो जाएगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब वो तो पहले इंटरेस्ट नहीं लेते प्रोडक्ट के अंदर, तो वो पैसा वापस करना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट में से। न्यू प्रोडक्शन नहीं होगी। अब न्यू प्रोडक्शन जब नहीं होगी तो फैक्ट्री जाएगी लॉस में, और फैक्ट्री अगर लॉस में जाएगी तो वो अपने लेबर को निकालना शुरू कर देगी। इन लॉजिकल पॉइंट है, इसलिए चार्ट बना के समझा रहा हूं। तो वो अपने लेबर्स को बाहर निकालना शुरू कर देगी और वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आया समझ में? अगली बात करें, या फिर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी बच्चों, ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है। ये एक्चुअली स्लाइड की वजह से हो गया, पहले मैं इसकी बना रहा था। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब मशीन्स इंसान को रिप्लेस करना शुरू कर दे। तो आजकल जैसे होता है कि मतलब टॉफी तो नहीं, गलत एग्जांपल हो गया, कोई भी चीज है, मतलब पेन है। अब पेन एक लेबर 1 घंटे में 100 बनाती है, मशीन से बनवा लो तो वो 1000 बनाती है। तो जाहिर सी बात है हर बिजनेसमैन चाहेगा इस मशीन को लगाना, क्योंकि 1 घंटे में बन रही है। तो इससे होगा क्या? एक मशीन लगेगी और 10 लोग बाहर निकलेंगे, दूसरी मशीन लगेगी और 10 लोग बाहर निकलेंगे। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी समझाना है अभी। इसको होल्ड पे ले लो, ये होल्ड पे है क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे है इसका आंसर। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो लंबे समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट चली जाए, मतलब वो उसके पीछे वजह क्या होती है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए
लो कैपिटल फॉर्मेशन, अब लो कैपिटल फॉर्मेशन है तो इकोनॉमी में पैसा कम है, इकोनॉमी में पैसा कम है तो नई चीज बनाने के लिए पैसा नहीं है, और नई चीज बनाने के लिए अगर पैसा नहीं है तो हम लोग एक्स्ट्रा क्यों हायर करें। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, जब कुछ वर्कर्स का काम करना या ना करना एक बराबर होता है। जैसे कि एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ एक्टिव वर्कर हैं, मतलब वो न्यू है, कुछ एक्टिव वर्कर्स हैं, कुछ नॉर्मल हैं और कुछ लेजी हैं। जब आप इनकी परफॉर्मेंस की एवरेज लोगे, तो ऐसा लगेगा कि सब वर्कर सेम एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि एक ग्रुप ओवर एफिशिएंट है, एक ग्रुप एफिशिएंट है, मतलब ठीक है स्टैंडर्ड लेवल पे काम कर रहा है, और एक बिलो स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है। तो जो बिलो स्टैंडर्ड वाले हैं डिस्गाइज्ड है, ये ज्यादातर कौन होते हैं एम्प्लॉय, एक उसके अंदर जो रिटायरमेंट की एज पे आने वाले होते हैं, उसको ज्यादातर कहते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉय। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि उनका काम या उनके मतलब फिजिकल एक्टिविटी इतना कर ही नहीं सकते, इसलिए वो एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस के लिए एक बोझ सा बन के रह जाते हैं। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उससे पहले ये वाला जो डायग्राम था मैंने आपको बताया था कि यहां तो देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली डिमांड कम होने से प्राइस बढ़ गए, डिमांड कम हुई और इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट क्रिएट हो गया, मतलब इकोनॉमी में से तो कैश था वो विड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इसको रिवर्स करना है हमें, इस एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। उससे हमें करना पड़ेगा, हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी में खर्चे ज्यादा होंगे। जब इकोनॉमी में खर्चे ज्यादा होंगे तो उससे जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा चीजें मांगनी शुरू करेंगे। अब डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। अब कहोगे कि डिमांड और प्राइस का तो उल्टा रिलेशन होता है, लेकिन डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कंफ्यूज मत होना, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, क्योंकि ये बातें 12th क्लास में क्लियर करनी होती है, अब नहीं। अगर किसी चीज की मांग बढ़ जाएगी तो उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। दाम बढ़ने से होगा सप्लाई बढ़ेगी, मतलब जब दाम बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, चलो इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। और जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। वो बेसिकली करेंगे क्या, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनको क्या चीज चाहिए, उनको ज्यादा लेबर चाहिए, और वो लेबर क्या बढ़ाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी मार्केट में। और वो एम्प्लॉय को जो वो सैलरी देंगे, जब वो उनको सैलरी देंगे, मतलब उनको जो सैलरी पे कर दोगे आप, वो सैलरी फिर वो किस पे खर्चा करेंगे, वो मार्केट में जाके खर्चा करेंगे। इस तरह से साइकिल हमेशा चलती रहेगी, एक्सपेंडिचर अपने आप बढ़ता रहेगा, डिमांड बढ़ती रहेगी, प्राइस, मतलब ये साइकिल गोल है बिल्कुल। और इसके पीछे वाली भी गोल है, ये भी गोल है और ये भी गोल है। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के कॉजेज क्या हैं, ग्रोथ विदाउट एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रही है, हाई पॉपुलेशन है ना, ग्रो तो है लेकिन पॉपुलेशन इतनी हाई है कि उसके बराबर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल मार्केट में इकोनॉमी में नहीं है। तो अगला पॉइंट भी मैंने इसमें कवर कर लिया, ग्रोइंग पॉपुलेशन। इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से क्या फर्क पड़ता है कि हम जिस प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी पे कर सकते हैं काम, उस पे नहीं कर रहे। या आपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में एक चीज पढ़ी होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो अकॉर्डिंग टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी ये टेक्निक गलत यूज हो रही है। फिर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। अब देखो, अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो हर बंदा हाई लेवल की जॉब नहीं कर सकता। हाई लेवल की जॉब वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो हायर लेवल की स्टडी नहीं कर सकता। हायर लेवल की स्टडी नहीं कर सकता, अब हायर लेवल की जॉब नहीं है तो हम पे लेबर की तादाद बढ़ जाएगी। अब हर काम लेबर से नहीं करवा सकते ना, अब हम अपनी लेबर को कंपनी का सीईओ तो बना नहीं सकते। ठीक है, एक्सटेंट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये वो इसके अंदर वो लोग आ सकते हैं जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोग काम कर सकते हैं। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो गलत स्पेलिंग है, जिनके पास
जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास काम नहीं है वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आएंगे, इसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉयड आएंगे, क्योंकि जो लोग काम कर सकते हैं हो सकता है उनके पास अभी काम ना हो इसलिए, और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट गुना है जो काम एक्चुअली कर रहे हैं, तो वो लोग वही होंगे जो एम्प्लॉयड है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो गाइस आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना सीधे क्वेश्चन चैनल को, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। बेल आइकन को दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पेज प्लस आपकी मेल पे मिल जाएगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी वीडियो की डिमांड करना चाहते हैं, उस कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस वीडियो को लाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू गाइस।